चलिए लेट्स स्टार्ट। अब तक का सफर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है ना। तो अब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने क्या क्या देखे। सबसे पहला अगर आपको याद होगा टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने जाना कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पे। हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क जाना और ख़ास तौर से एवरेज स्पीड को डिफरेंट केसेस में हमने स्टडी किया। हम लोग ने उसमें से कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी ढूंढ के निकाले थे और उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स की हमने स्टडी की थी। फिर उसके बाद हम लोग गए थे अगले टॉपिक पे, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने देखा कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तो डेरिवेटिव लेकर आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसी से रिलेटेड हम लोग ने एक ग्राफ का स्टडी किया था। हमको ये बात याद आई कि डेरिवेटिव तो किसके इक्विवेलेंट होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ के। डेरिवेटिव किसके इक्विवेलेंट होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ के। तो अगर डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द ग्राफ के इक्विवेलेंट है तो यानी अगर हमारे को इक्वेशन से ग्राफ बनाते आ जाए और उसका हम स्लोप कैलकुलेट कर ले तो आंसर वही मिलेगा जो कि डेरिवेटिव से मिलने वाला था। तो इसका मतलब हम लोग ने ग्राफ स्लोप की मदद से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज कैलकुलेट किए थे। अब इसके बाद हम लोग ने एक और चीज़ देखा। हम लोग ने ये देखा कि भैया हम इंटीग्रेशन लेकर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आया ना, है ना। तो अब उसी का आखिरी पार्ट आज हम लोग देखने वाले है ना। वो आखिरी पार्ट क्या है, तो देखो आखिरी पार्ट ये है, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ का इस्तेमाल करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। आई के बाद समझ में आपको। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो देखो अभी एक मिनट पहले ये नमूनों को अंदर बुला लेता हूं। अगर ये छूट गया तो उनका ही नुकसान होने वाला है। अरे तेरी चलो इधर ध्यान दो बेटा। अगर z को आप dy बाय dx लिख सकते हैं, z को dy बाय dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मैं dy को z इंटू dx नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा dy का और z इंटू dx का, तो ये कुछ इस तरह से डेल्टा y करके मिलेगा मुझे, जो कि z इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ याद आया कि कब हुआ था? ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ इंटीग्रेशन मैं याद करो इसी तरह का डेरिवेटिव में पढ़ाया था, ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ डेरिवेटिव। वैसा ही हम पढ़े थे हम लोग ने ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने एक बात बताया था, अगर मैं z और x, z इंटीग्रेशन किस किस का है, z मल्टीप्लाई बाय dx का, अगर मेरे पास z वर्सेस x का ग्राफ है, कोई भी रैंडम शेप का है और मुझे एक लिमिट दिया है x की, मान लो a टू b, तो अगर z और dx का इंटीग्रेशन लेने से डेल्टा y मिलता है, z और dx का इंटीग्रेशन लेने से डेल्टा y मिलता है, तो मैं एक और काम कर सकता हूं, z की x के साथ की इक्वेशन बना लो जो लिमिट दी गई है उसमें, और उसका एरिया अंडर द कर्व ले लो, एरिया अंडर द कर्व, और इसका एरिया अंडर द कर्व आपको दे देगा
आपका क्या है वो आंसर क्या आया था, डेल्टा वाई। ये आपको क्या दे देगा, डेल्टा वाई। ये आपको क्या दे देगा, डेल्टा वाई। ये बात मैंने बताया था इंटीग्रेशन चैप्टर में, है ना, ग्राफिकल इक्विवेलेंस में, है ना, जाके देखो, रिवाइज करो उसमें से। चलो ठीक है, अब इससे हमारे आज के टॉपिक का क्या लेना देना। देखो, हर कोई जानता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। जी हाँ, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx अपॉन dt, वेयर dx स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्मॉल चेंज इन पोजिशन, dt स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर मैं इसे लिख दूं इधर, dx क्या लिख सकता हूं मैं, v इंस्टेंटेनियस इंटू dt। हाँ या ना, है कि नहीं। अब अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया तो dx क्या बन जाएगा, डेल्टा x। और ये फिलहाल उसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, इसको फिलहाल हम ऐसा ही रहने देते हैं और इसका एक लिमिट दे देते हैं t1 टू t2, t1 टू t2। तो भैया हम लोग ने क्या देखा कि अगर ये पार्ट का मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा x। ये पार्ट का इंटीग्रेशन लेने से क्या मिलेगा, डेल्टा x। अब अगर मेरे पास उसके बजाय एक वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी शेप का हो सकता है ना, कोई भी शेप हो सकता है, कुछ भी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, वो शेप ऐसे ही होंगे जिसके एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आड़े टेढ़े शेप नहीं होंगे जैसे मैंने ये बताया, है ना, वो शेप होगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है और ट्रैपेजियम होता है। ट्रैपेजियम मालूम है ना, चलो उम्मीद करते हैं, है ना। तो भैया ये तीनों शेप होते हैं जनरली, और उसी का बस एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो अगर मान लो ये ट्रायंगल जैसा है तो उसके एरिया अंडर द कर्व निकालो। ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होगा आपको, एरिया का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है कि भैया ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर उसके बाद एक शेप ऐसा आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैपेजियम। इसको क्या कहते हैं, ट्रैपेजियम। ये साइड और ये साइड कैसी है, पैरेलल। ये साइड और ये साइड कैसी है, पैरेलल है। चलो इसको नाम ए और बी दे दो। क्या नाम देंगे, ए और बी। और ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो हाइट है मान लो h है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। फिर से बोलो क्या है, हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। ये भी ट्रैपेजियम ही है, सॉरी ये शेप भी ट्रैपेजियम ही है। ये a है, ये b है, और ये हाइट हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच, इसका फॉर्मूला है ना। ये याद रखना आपने। तो वेरी सिंपल, हमको करना क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए हमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा। हमें क्या, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, बस उसका एरिया अंडर द कर्व लेना है, उसका एरिया अंडर द कर्व लेना है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल जाएगा। मेरे अच्छा रिकॉर्डिंग चालू, और तुम आके बार बार दरवाजा खोल खोल के डिस्टर्ब करते रहते, मेरी दरिया दिली का फायदा उठाते रहते तुम लोग, है कि नहीं। मैं किसी दिन अपना रुद्र रूप धारण कर लूंगा, है कि नहीं, और तुम्हारे को फिर बताऊंगा। चलो अंदर, प्रॉपर बंद कर अच्छे से। तो बोल मैंने क्या पढ़ाया, बोल। नहीं मालूम ना, क्यों नहीं मालूम, लेट आया, ये नुकसान है ना। तुम लोगों को क्यों आने देता, मेरा दिल बड़ा है, दरिया दिल है कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि नुकसान हो जाए ज़रा सा भी। मैं सज़ा देने से पहले ये सोचता नहीं यार उसको नुकसान हो जाएगा, वो मेरे को मालूम है वो नहीं पढ़ने वाला देख कर वापस से, है कि नहीं, वो दिए हो। तो भैया क्या हो गया, सब ओके ना, हाँ ठीक है, चलो जान दो, बहुत टाइम पास हो जाएगा उसमें।
तो खैर बात कहने की क्या है, सीधी सीधी बात कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहे, काय का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहे, उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करो और उसके आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर किसी के मन में सवाल आया होगा, सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो क्या दोनों का कैलकुलेट करने का तरीका सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, पता कैसा? नहीं बोले सेम नहीं है सर, तो बोले बता फिर कैसा? तो बोले चलो देखते हैं कैसा। थोड़ा सा आपको नोट करने के लिए मैं थ्योरी लिखा देता हूं। मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, as we know that displacement can be calculated as delta x is equals to integration t1 to t2 v instantaneous into dt। जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, then by the property of graphical equivalence of distance and displacement, sorry, graphical equivalence of integration, not distance, graphical equivalence of integration, the distance and displacement can be calculated by taking area under the curve of velocity time graph, by taking area under the curve of velocity time graph। चलिए लिखो, वो पानी भी रख देना, रख दो माइक। चलिए एग्जाम्पल्स, a particle is moving in a straight line its velocity time graph is as shown below, is as shown below। Find the displacement of particle in the time interval
of 0 to 10 seconds, the time interval of 0 to 10 seconds. और ग्राफ जो है आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है. ब्लू वाला मार्कर किधर है रे? अमजद, ब्लू मार्कर. दो ब्लू वाला दो. एक मिनट बस. चल, तो भैया क्वेश्चन पढ़े सब लोग. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन बिलो. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड. तो देखो भैया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. वेलोसिटी की इंक्रीज होती है, बाद में वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज होता है, वो बाद में डिक्रीज होता है. डायरेक्शन चेंज हुआ क्या इसमें? वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? सर हुआ ना. ये देखो, ये ऐसा जा रहा था फिर ऐसा आया. अरे बेटा, वो उसकी वैल्यू बता रहा है ना. डायरेक्शन पता, हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर वेलोसिटी की इक्वेशन, पूरा कर्व सुन लो, बड़े गौर से सुनो, बाद में लिखते बैठना. वेलोसिटी का जो कर्व है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव रीजन में है. ये रीजन कौन सा कहलाता है? पॉजिटिव रीजन. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. सिर्फ ये हुआ कि उसकी वैल्यू बढ़ते गई. जैसे गाड़ी क्या होती है, आप चला रहे कर एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ाए, गाड़ी की स्पीड कम कर दी, है ना. बात समझ रहे ना आपको? आप जा रहे तो सीधा, मगर आपने जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा, स्पीड बढ़ते जा रही, फिर बाद में आपने स्पीड को कम कर दी. आप जा रहे सीधा, डायरेक्शन चेंज हुआ बाबू? समय डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ. तो अगर ग्राफ पॉजिटिव रीजन में है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, है ना. तो इस मामले में, इस ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम है. आइए बात समझे. अब आगे सवाल ये है, हम जो भी पूछा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, एरिया अंडर द कर्व. बोले कैसे निकालेंगे? अरे भाई, शेप कौन सा नजर आ रहा? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो रहेगा इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व. अच्छा चलो बताओ, तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा फिर? कौन सा शेप है? ट्राइंगल. तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस कितने का है? 10 का. हाइट कितने का है? चलो पहले वो लिख देता हूं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो ये रहा आपका बेस, आया ना, और ये रहा आपका हाइट. तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 5. ये कितना हो गया? 50 मीटर. क्या हाइट 5 आएगी? हाइट 5 आएगी? हाइट
10 है ना? अरे आधे टुकड़े का 5 है बस। डिस्टेंस है वो, डिस्टेंस टाइम, मतलब टाइम है ना, ये बेस आधा बेस है ना वो, बेस का आधा पार्ट है ना वो। हाँ अब नहीं, ये हाइट तो आप यहां से समझे कि इसकी वैल्यू 5 होगी करके। नहीं नहीं, ये है ना, यहां से बेटा देखो ये है ना, है कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझा? हाँ ठीक है, चलो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था सिंपल आपका पहला सवाल। लिख लो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ। इधर का हो गया पोर्शन। चलो इधर दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं फिर आपको। मेरे से कोई जूते खाने वाला ऐसा लग रहा मेरे को। सॉरी, अच्छा ये पूरा यही है क्वेश्चन, एज इट इज लिख डालो उसको पूरा, कुछ नहीं, सेम, सिर्फ डायग्राम चेंज होंगे। एक काम करो, टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड्स का डालना। क्या कशा, इसको 8 का डालना। जीरो टू एट, पूरा वही क्वेश्चन, बस टाइम इंटरवल 0 to 8। नहीं रे, ऐसा कैसा डायग्राम हो जाएगी? देखो -6,
उस ग्राफ में इस ग्राफ में फर्क क्या है? ये ग्राफ निगेटिव रीजन में भी बना हुआ है। निगेटिव रीजन मतलब क्या? ये वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की दूसरी डायरेक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा डायग्राम को मारो गोली, अभी थोड़ा सोचो। मैं ऐसा चल के जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मान लो ये आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। मैं चल के गया और मैंने बोला कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर। अब मेरा डायरेक्शन ऑपोजिट कर डाला और मैं चल के गया और मैंने कहा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ अब 4 मीटर, 6 नहीं 4 है ना। अब कितना हो गया? 4 मीटर। शुरू यहां से किया था, ऐसा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना रहा? 14 मीटर। तुमने बोले 10 ऐसा 4 ऐसा 14 मीटर। मतलब डिस्टेंस कवर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करते, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लो, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लो और दोनों को क्या करो? ऐड कर डालो, बात खत्म। जब मैं ये इतने टुकड़े का एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, ये बाल ऊपर वाला इतने टुकड़े का मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा, है कि नहीं? तो भैया ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा एक डायरेक्शन में, आया ना? अरे भैया हाँ या ना बोलो। अगर मैं सिर्फ इतने टुकड़े का एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, मगर किसी एक डायरेक्शन में। और जब इतने टुकड़े का एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा तो वो भी क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, आया ना? है कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव होगी। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक बात बताओ आप कि मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? मैं पूछूंगा आपसे कि मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? आप कहेंगे सर दोनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करो? ऐड कर डालो, यानी दोनों एरिया अंडर द कर्व को आप ऐड कर डालो, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व एक डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, इसका एरिया अंडर द कर्व दूसरा डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड। अरे मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या करो? सिंपली इन दोनों के एरिया को क्या करो? ऐड कर डालो, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। हाँ या ना? है ना? क्लियर हो गया ये बात, है कि नहीं? और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेट करना है तो क्या कि भैया जो साइन है वो डालो। बोले जो साइन है वो तो डालो। बोले कैसा? देखो मैं गया, ऐसा कितना था? 10 मीटर। मेरा डायरेक्शन ये था, मान लो ये डायरेक्शन कैसी थी? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मैं गया ऐसा 10 मीटर और ऐसा कितना चल के आया? 4 मीटर। ये डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो मैं कहूंगा मेरा पहला वाला डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर। दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट कितना था? -4 मीटर। माइनस क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं पूछूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? S1 प्लस S2 10 प्लस -4 यानी कि 6 मीटर। आया ना? है कि नहीं? मैंने शुरू यहां से किया था, खत्म यहां पे किया, है ना? मैं 10 मीटर ऐसा गया, 4 मीटर ऐसा चल के आया, अभी भी कितना बचा हुआ है? 6 मीटर। और वही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब यह है जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यूज को साइन के साथ डालना पड़ता है। अगर कोई वैल्यू निगेटिव है तो आप उसकी वैल्यू निगेटिव डालते हैं, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव डालते हैं। मगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त आप साइन को मायने नहीं देखते। जैसे मैंने कहा था जाते वक्त कितना था? 10 मीटर। आते वक्त कितना था? 4 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 10 और 4। आपने -4 लिखे थे क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोले थे तब था ये। तो वही बात बता रहा हूं बेटा मैं, सिंपल मेरा सीधा सीधा लॉजिक ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जब आप इस ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये दोनों एरिया को आप ऐड करोगे, दोनों एरिया को ऐड करोगे, मगर आप जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे अभी भी आप एरिया को एडिश करने वाले हैं, मगर ये एरिया माइनस में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। चलो इसका मैं इस एरिया को नाम दे देता हूं। इस एरिया का नाम है A1 और इस एरिया का नाम है A2। तो जब मुझे यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा? डिस्टेंस। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? A1
और A2 एरिया का मैग्नीट्यूड ले लूँगा। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है, अगर वो वैल्यू माइनस में आ भी रही है तो आप उसको प्लस में ही क्या लिखने वाले हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ A1, ये वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो बोले हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक 5। हाइट कितना है बेटा? 10। तो हाफ ऑफ बेस है 5 और हाइट कितना है? 10। तो फिर ये हो जाएगा 25 यूनिट्स। अभी यूनिट्स डाल देता हूँ बस मैं। ठीक है ठीक है। फिर आई बारी इसकी A2 एरिया की। ये क्या आएगा? फिर से हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? ये इतना बेस कहलाएगा। तो 8 में से गया 5, बचा कितना? 3, है ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? 8। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3। तो 3 और हाइट कितना है? -6। फिर ये -3, -9 मीटर्स। समझ में आया बेटा? मगर जब मैं एरिया कैलकुलेट जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं क्या लेता हूँ? उनका मैग्नीट्यूड। तो इसका वैल्यू क्या है? 25 प्लस इसका वैल्यू क्या है? 9। अरे नहीं ना सर, -9। बेटा मैंने क्या बोला? यहाँ मैग्नीट्यूड है। तो फिर वो 25 प्लस 9 कितना होता है? 34 मीटर्स, है कि नहीं? 25 प्लस 9 क्या होता है? 34 मीटर्स। आई बात समझ में आपको? ठीक है। चलो ये तो मामला आधा ही हुआ। अभी मेरा एक दूसरा पार्ट बाकी है जो कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहली चीज निकली। अब दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको A1 प्लस A2 करना है बिना कोई मैग्नीट्यूड के, है ना? तो 25 प्लस -9 यानी 25 -9 कितना होगा? 16 मीटर्स। आया समझ में? लिख लो। यप 1/2। हाँ हाफ। हाँ 2 कट होगा ना। 5 5 से 25 आ गया। देखो ये 2 कट गया है ना। 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता? 5। ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25। शांति।
हुआ? चलिए नेक्स्ट। इधर का पार्ट हो गया। लिखो जल्दी। कल के वीडियो में मैं एक चीज़ देख रहा था, वही जो उसमें भी एक और फिर से एक वर्बल मिस्टेक हुई मेरे से। जब मैं ग्राफ के बारे में बता रहा था आपको, मैंने कहा था पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड बढ़ रही, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा आया तो इसका मतलब रिटार्डेड मोशन मतलब स्पीड कम हो रही। अब मैंने वही जस्ट देख रहा था, तो यहाँ पर शायद मैंने गलती से बोल दिया स्पीड बढ़ रही, है ना। तो वो एक वर्बल मिस्टेक थी जो फ्लो में इंसान बोल देता है ना, वो मत करना भैया कंफ्यूज। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता स्पीड बढ़ रही, और रिटार्डेड मोशन का मतलब होता स्पीड कम हो रही। ऐसा कुछ होता है तो उसी वक्त पॉइंट आउट कर दिया करो मेरे को, है कि नहीं। हो गया? चलिए फिर बताते हैं। लिखो तो बस यही पूरा। टाइम इंटरवल मैं दूसरा दूंगा, टाइम इंटरवल मैं दूसरा दूंगा। कह रहे चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझको ये, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। दो मिनट है आपके पास। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा के दिया था, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो मैं आपको थोड़ा सा काम आसान करता हूं।
मुझे यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दो। मुझे यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दो। ट्वेंटी फाइव। नहीं समझा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद नहीं आ रहा? हाँ, अरे तुमको अच्छे से जानता ना रे मैं। आया? फारिया, सिर्फ एरिया निकाल। ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 22.5, 20। अरे बिंदास करो ना रे, गलत तो गलत, टेंशन नहीं लेने का। 16 निकालो तो सही। क्या कश्यप बहुत ऐदी है, बहुत ऐदी सच में, है ना। पेरेंट्स मीटिंग में बोलूंगा वालिद साहब को खास तौर से मैं, ये बहुत ऐदी है। मिला बेटा? फातिमा, एरिया निकालो, नेगेटिव वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करो। हुआ? बहुत टाइम ले रहे हो। हाइट, अरे ये क्या हाइट है तेरे को 10 नजर नहीं आ रही क्या? यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है? 10। देखो हमको पहली बात तो देखो हमेशा क्या है, एक दिमाग सुनो, आंख और दिमाग दोनों चालू रखना। कैसा? सुनो पूरी बात, 2 ट्रायंगल बाद में बोलो। ये टाइम लिमिट क्या दी गई है? 0 to 6 सेकेंड। पूरा मत निकालते बैठना, करे ना गड़बड़, है ना। AIPMT में, जब नीट AIPMT के नाम से था, एक क्वेश्चन आया था इसी वर्क एनर्जी एंड पावर का। वहां पर भी ऐसा ही एक इक्वेशन आता है जिसमें आप कुछ तो भी क्या था वो फोर्स इंटू, हाँ, वर्क निकाल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से। उसने एक बीच का टाइम लिमिट दिया था, है ना। और सब लोग ने जल्दबाजी में, अरे कितना आसान है, एरिया अंडर द कर्व। सब लोग ने एरिया निकाले पूरे कर्व का और आंसर उसमें था, उसको टिक कर दिया, है ना। बहुत कम लोगों ने देखे, इवन मैं भी याद मुझको अच्छे से, मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था तो मैंने भी बस एक्साइट में हाँ हाँ चलो ये इसका एरिया है। बाद में जब आंसर देखा तो उसके पीछे आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। फिर बाद में क्वेश्चन में पढ़ा मैंने कि टाइम लिमिट उसने बीच का दिया था। तो ये टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ दिया? 0 to 6 सेकेंड्स का। तो मतलब आपको सिर्फ यहाँ तक का निकालना है, इसको मार दो गोली। मतलब सिंपली आपको पहले ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करो और इतना एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करो। अब ये कितना आएगा? हाफ एरिया A1 हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 5। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 4 में से गया 2, बचे 2। अरे यहां से यहां 4 होगा ना, उसमें से ये 2 गया, कितना बचा? 2। तो भैया ये हो गया 5 + 2। फिर किसी ने पूछा हाइट क्या होगा? अरे भैया ये हाइट है ना, कितनी आ रही? 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 1s are 2 5s are 5 + 2 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 यूनिट्स।
आया क्या, है ना। जिनको ट्रेपेजियम नहीं जमता तो उसको टुकड़ों में बांटो, एक रेक्टेंगल, दो ट्रायंगल। अरे भैया देखो, एक ट्रायंगल बन रहा ना, एक रेक्टेंगल बन रहा, फिर ये वाला ट्रायंगल बन रहा, मगर वो बहुत हिलपाट है उसकी, है ना। ये ट्रायंगल का निकालो, फिर रेक्टेंगल का निकालो, फिर ट्रायंगल का निकालो। इससे अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद रखो ना रे भाई, है ना। ये अब चलो, ये एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है, 6 में से गया 5, बचा 1, और हाइट कितना है -5, तो -5, जो कि हो जाएगा -2.5 यूनिट्स, है ना। तो मैं कहूँगा, मुझे तो एक ही चीज़ बोली गई थी, डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2, यानी कि 35 प्लस -2.5 क्या आ जाएगा, 32.5 मीटर्स। आया क्या समझ में, कहाँ गड़बड़ किया था, पूरा निकाल लिया, हाँ समझ में आया। अरे हाँ या ना, अगली बार गलती होंगी फिर उसके अंदर, उम्मीद करता हूँ। चलो लिख लो, नहीं समझा, थैंक यू, हो गया टाइम, अरे वाह, ठीक है। कल देखेंगे हम एक्सेलरेशन, कल टेस्ट है, मतलब परसों हमारा, कल मतलब जब अगला लेक्चर होने वाला है ना। आपका टाइम हुई अपना, जो सर बता देंगे आपको, 9 बजे रहेगा आई थिंक। चलो टॉपिक देखो, सुनो, यूनिट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, उतना ही है, पहले 2 टॉपिक्स है। और नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं डाला मैंने। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, डायमेंशन का, आपके एरर्स का और सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है ना। असल में कल हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें टाइमिंग चेंज होंगे, आपके पूरे टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं, इसमें थोड़ा एक्सटेंशंस भी होने वाला है, तो इसलिए मैंने रुका के रखा। अब देखते हैं कल क्या नाम टाइमिंग नया आता है करके, उसके बाद आपको बताया जाएगा। हाँ आंसर भेज देता मैं उसमें